please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बाजार ने फिर बनाया नया हाई। निफ्टी 11,750 के करीब, सेंसेक्स भी 200 पॉइंट ऊपर बंद। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से दिखी अच्छी रिकवरी। ज्वेलरी सेक्टर को राहत देने पर नीति आयोग से सहमत नहीं सरकार। वित्त मंत्रालय सोने पर ड्यूटी और जीएसटी घटाने को नहीं तैयार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। दिग्गज टेक्निकल ट्रेडर अतुल सूरी ने कहा 2 से 3 साल तक और चलेगा बुल मार्केट का दौर। एनबीएफसीज, निजी बैंकों, आईटी और एमएनसीज फार्मा शेयरों में अब भी है खरीदारी का मौका। आरआईएल ने छुई नई ऊंचाई। शेयर पहली बार 1300 रुपए के पार। मार्केट कैप पहुंचा 8.25 लाख करोड़। 28 सितंबर से निफ्टी 50 से बाहर होगा ल्यूपिन। जेएसडब्ल्यू स्टील की इंडेक्स में होगी एंट्री। सबसे पहले आज के कारोबार का राउंडअप आपको दे देते हैं, जहां आज हमने बाजार में तेजी का सिलसिला जारी देखा है और आज फिर नए शिखर पर क्लोजिंग हुई है बाजार की। निफ्टी पहली बार 11,700 के पार बंद होने में आज कामयाब रहा है, जबकि सेंसेक्स की बात करें 200 पॉइंट से ज्यादा की छलांग इसने भी लगाई है और नई ऊंचाई पर जाके आज बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हमने आखिरी घंटे में शॉर्ट कवरिंग देखी है और इसी के दम पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि मिड कैप पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में जरूर रहा है और आज की तेजी की अगुवाई करने वाले सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनमें मेटल, फर्टिलाइजर्स और ऑटो शेयर शामिल थे। तो ये तो हुई आज के बाजार की बात, आज के बाजार की हाइलाइट्स की बात हुई है। लेकिन अब कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है? क्या कल भी ये फर्राटा तेजी बाजार की जारी रहेगी? विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स अब कल के लिए क्या होंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे काफ़ी हद तक तेज़ी का दारोमदार है, क्योंकि भारतीय बाजारों में जो हमने तेज़ी देखी है वो दरअसल एक पूरे इमर्जिंग मार्केट की तेज़ी का हिस्सा है। सारे इक्विटी मार्केट्स में हमने उछाल देखा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका और मैक्सिको के बीच डील हुई और ऐसे संकेत आ रहे हैं कि धीरे धीरे समस्याएं हल होंगी। एक रिस्क ऑन ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में खास तौर पे डॉलर में क्या और नरमी आती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि इसका फ़ायदा रुपए को और साथ में इक्विटी मार्केट्स को लगातार मिल रहा है। इसके अलावा कल नज़र होनी चाहिए फ्यूचर्स ग्रुप के ऊपर। हाल के दिनों में जिस तरह की खबरें आई कि 2-3 बड़े ग्लोबल कंपनीज़ की नज़र है यहाँ पर हिस्सेदारी लेने के लिए, कल खास बात यह है कि हालांकि इन खबरों पे अभी तक इस ग्रुप की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कल 3 कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की जिनकी एजीएम होने वाली है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर, इन 3 कंपनियों की एजीएम है। और ऐसे में यहाँ पर अगर कोई डिटेल्स निकल कर आते हैं कंपनी की भावी योजनाओं के बारे में, क्योंकि प्रमोटर पहले भी कह चुके हैं कि वो हिस्सा बेचने के लिए देख रहे हैं, वो एक निवेशक को या कुछ निवेशकों को कंपनी में लाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स पर कल भी नजरें बनी रहेंगी। शुक्रिया प्रदीप तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए, बाजार की कल की क्या दशा और दिशा होगी, ऐसे में आप क्या रणनीति बनाकर तैयार रह सकते हैं, विस्तार से इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बाजार ने आज एक और नई ऊंचाई को छुआ है। ये बताएं कि अगर मैं बाजार में एज ए ट्रेडर हूं तो क्या अब मुनाफा बुक करने का समय आ जाना चाहिए? जो तेजी मैं देख रही हूं, क्या अब पैसा बांधकर मैं निकल जाऊं अगर मुनाफे में हूं तो? जी, मैं समझता हूं कि आमतौर पर जो इन्वेस्टर करते हैं कि प्रॉफिट्स थोड़ा ही में ही बुक कर लेते हैं और लॉस में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं और लॉसेस को एक्सटेंड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो बाकायदा लॉस में बुक करें। पर मेरे ख्याल से ये तेजी अभी और चलेगी। इस वक्त आप शो को छोड़ के जल्दी ना जाएं। अभी गेम अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और राइट, अक्सर हम कहते हैं कि जब बाजार नई ऊंचाई छू रहा होता है तो आपको बाजार में बने रहना चाहिए। आप आगे चलकर और मुनाफा भी कमा सकते हैं। खासतौर से वो हमारे दर्शक जो एसआईपी वगैरह के जरिए निवेश करते हैं, तमाम विकल्पों के जरिए निवेश करते हैं बाजार में, शेयर बाजार में, उनके लिए आप क्या रणनीति आप सुझाएंगे? आपके जो शेयर धारक, खासकर वो लोग जो एसआईपी करते हैं, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं। कम से कम वो एक तबका ऐसा है जिसको ये शिकायत नहीं होगी कि बाजार तो नीचे, हमारे स्टॉक नीचे नहीं गए,
हमारे स्टॉक एप्रिसिएशन किया है बाजार के साथ साथ। तो खासकर निफ्टी के अंदर जिन लोगों ने SIP की है वो बाकायदा उनको ये किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो ने बाजार के साथ साथ वो पार्टिसिपेशन किया है। तो मेरे ख्याल से SIP वाले बहुत ही समझदार इन्वेस्टर हैं, और खासकर नौकरीशुदा नौकरी वाले लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ये एक वर्जन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि आपकी आय महीने में आती है, आप उसी महीने में सेव करके इन्वेस्ट कीजिए, तो आपकी आय के साथ साथ निवेश भी होता रहेगा, वो बड़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, तो जैसा कि चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शर्मा जी, जैसा कि प्रदीप ने भी कहा कि ग्लोबल ट्रिगर्स पे कल बाजार की नजर रहेगी, डॉलर की चाल पे नजर बनी रहेगी, साथ ही फ्यूचर ग्रुप पर भी फोकस रहेगा बाजार का। आपके लिए किस तरह की खबर पर बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा, ये बताएं। देखिए, ये अगर हम फ्यूचर ग्रुप की ही बात करें तो इससे रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट आएंगे उनका बाजार पे किसी प्रकार का नेगेटिव अनाउंसमेंट तो नेगेटिव इंपैक्ट तो हो नहीं सकता, वो पॉजिटिव ही आएगा। ये सभी जानते हैं कि जो रिटेल का जो एक सेगमेंट है वो बहुत ही अंडर ओन्ड है, अभी भी लोग नहीं घुस रहे हैं, और जो लीडिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क लोग लगा के रखते हैं कि क्या इतने इस भाव पे लेना चाहिए। जो आगे का फ्यूचर है वो ऑब्वियसली आपको आज के ही दिन में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से आने वाला समय बहुत ही अच्छा है और उपयुक्त है, बिकॉज इस वक्त लोगों को मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो ये एक वजह है कि जब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बाजार आपको सरप्राइज देता है ऊपर की ओर, और बहुत ही कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक आम निवेशक को बहुत जरूरी है कि अपना जो बुर्का उन्होंने पहन रखा है मंदी का, उसको उठा के फेंक दें, मुंह धोएं, आंख खोलें और प्रगति की ओर बढ़ें। SIP को जारी रखें, किसी प्रकार से आपको निकलने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, लेकिन बाजार की इस तेजी से छोटे बड़े सभी निवेशक ट्रेडर खुश दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन दिग्गज टेक्निकल ट्रेडर अतुल सूरी से हमने आज खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि तेजी का ये दौर 2 से 3 साल तक और चलेगा। अतुल सूरी ने निवेशकों को NBFCs, निजी बैंकों और IT और MNCs फार्मा शेयरों में खरीदारी की भी सलाह दी है। सवाल यह है कि डायरेक्शन क्या है, कि मुझे तेज़ी करनी है कि मंदी करनी है। लेकिन जो इंटरमीडिएट प्लेयर है, थोड़ा लॉन्गर टर्म प्लेयर है जैसे हम हैं, तो हमें क्लैरिटी है कि ये एक तेज़ मार्केट है और इसमें एलोकेशन ज़रूरी है। तो अगर आप बैठे रहेंगे, एक परफेक्ट करेक्शन आएगा, मार्केट करेक्ट होगा, आप लेंगे और अगले दिन से बाउंस होगा, ऐसा होता नहीं है। तो मेरा अभी भी ये सोचना है और ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है टू बी फुल्ली एलोकेटेड, यानी बहुत कैश लेवल पे नहीं बैठना। ये एक बहुत अच्छा 2-3 साल का बुल मार्केट है, इसमें करेक्शंस आते रहेंगी। अगर आप करेक्शंस को कम रखें, फुल्ली एलोकेटेड रखें, तो वैसा ही बाउंस बैक आ जाएगा और उससे आप आगे न्यू हाई बना लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 6 महीने की करेक्शन जो रही है जैन टू जून, इसमें एक मार्केट में एक सेक्टोरियल लीडरशिप चेंज हो गई है। कई सेक्टर्स जो अभी भी चल रहे हैं जैसे प्राइवेट फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक्स, मुझे लगता है आगे जाके भी एक लीडरशिप रहेंगी। जो बड़ी थीम है वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर, NBFCs और फाइनेंशियल्स में है। ये शायद इस मार्केट और इस लंबे ट्रेंड के लीडर्स रहेंगे, क्योंकि देखिए ये मार्केट 2017 में भी चल रहे थे, 2018 के फॉल में भी ये ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए, बल्कि ये न्यू हाइज किए, और जैसे मार्केट न्यू हाई की तो ये बढ़ते गए। सो मेरे हिसाब से कि कमर्शियल वाले भी देखना चाहिए, बट ये जो प्राइवेट सेक्टर, ये शायद जो 1-2 महीने के लिए अंडर परफॉर्मेंस है, आई डोंट थिंक इनमें ट्रेंड टूट गया है। ये आगे जाके बल्कि दे में बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन्वेस्ट। चलिए, तो बाजार में 2 से 3 साल तक ये तेजी बनी रहेगी, लेकिन ये एक टेक्निकल व्यू है। शर्मा जी, ये बताएं कि फंडामेंटल एनालिसिस अगर मैं करना चाहूँ बाजार की इस तेजी पर, तो क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं अतुल सूरी जी की बात पे, और उनके सुझाए गए सेक्टर्स पर भी आप क्या अग्री करते हैं? ये जग जाहिर चीज है। आपको ये बता दें पहले कि एक आम दर्शक की भाषा में, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7.7% से, जो पिछले क्वार्टर में ग्रो की थी, तो अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो दुगना ग्रो कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो रिटेल लेंडिंग करते हैं उससे 3 गुना ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप इन्वेस्ट करेंगे, NPAs आपके लो रहेंगे और आपका 20 से 25% के बीच में आपका एसेट ग्रो कर सकता है। ऐसे भी प्राइवेट बैंक्स हैं जो 35% से जिनका
जिनका लोन बुक ग्रो कर रहा है और एनपीएस अभी भी 1.5% के नीचे हैं, उनमें आपको चुनना है, क्योंकि कई बैंकों से हम खुद संबंधित हैं तो उसमें नाम लेना संभव नहीं है, तो बिल्कुल निवेशित रहें। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे निवेश के नाम पे जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसका महज 1.2% पैसा ही इक्विटीज में जाता है। आप ये सोचिए कि आज के डेट में जब सिर्फ 48% लोग कमाते हैं तो इतना 1.2% कितना छोटा होगा। कल जब हमारे 64% लोग कमाएंगे जो चीन में है, तो अब हमारा न सिर्फ केक बढ़ेगा बट केक का परसेंटेज भी बढ़ेगा जो इक्विटी में जाएगा। तो ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एक तीसरी क्लास का बच्चा जो थोड़े बहुत डिवीजन मल्टीप्लाई कर सकता है उसको भी ये बात समझ में आएगी कि आपको इक्विटी में निहायत क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरों की ओर अब हम रुक करते हैं जहां पर हो सकता है कि हम बाजार पर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखें। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और ज्वेलरी पर जीएसटी में छूट देने के पक्ष में वित्त मंत्रालय नहीं है। हालांकि सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गोल्ड बोर्ड और बुलियन एक्सचेंज बनाने पर काम शुरू हो गया है। क्या है इस पर विस्तार से डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण, यहाँ पर अब क्या रुख निकल कर आ रहा है वित्त मंत्रालय का? दरअसल पूरे गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में किस तरीके से बड़े बदलाव लाए जाएं, इसको लेकर नीति आयोग ने कुल 84 सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों पर कैसे अमल किया जाए, इसको लेकर के जो सूत्र बता रहे हैं, 10 अगस्त को कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई वो ये कि वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जाए। वित्त मंत्रालय का कहना था कि फिलहाल जिस गोल्ड पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे कम करना संभव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने यह भी सिफारिश नामंजूर कर दी जिसके तहत गोल्ड पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की गई थी, जो फिलहाल 3% है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी सिफारिशों को ही दरकिनार कर दिया गया। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के मकसद से, उनके लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि इंपोर्ट ड्यूटी का कोई बोझ उनके ऊपर ना पड़े। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए गोल्ड पर जो 3% का जीएसटी लगता है उसको भी इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि जीएसटी की बजाय वो बैंक गारंटी दे दें तो काम चल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो सिफारिश स्वीकार की गई वो ये कि ज्वेलरी सेक्टर को MEIS स्कीम में शामिल किया जाएगा। स्कीम का स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया जाएगा ताकि ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा दिया जा सके। ये 2-3 और महत्वपूर्ण सिफारिशें थी नीति आयोग के, जिसमें गोल्ड बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई थी, गोल्ड बुलियन एक्सचेंज बनाने की बात की गई थी। इसको भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। तो शर्मा जी, गोल्ड रिफॉर्म को लेके जो मतभेद एक तो हो रहे हैं और जो कदम उठाने की भी मंशा है वो कितनी फायदेमंद आपको लग रही है, खासतौर से गोल्ड या ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिहाज से? देखिए, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड तो वैसे ही लेने वाले हैं, उनके लिए कोई आप ड्यूटी कम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं वहां पे बिल्कुल ये जो सरकार ने जो कदम उठाया है कि जो एक्सपोर्टर हैं उनको किसी प्रकार से न तो सिर्फ ये 10% ड्यूटी और न ही जीएसटी उनके आड़े आएगी, वो उसका भरपूर उनको सेट ऑफ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। अब कोई शिकायत उन लोगों को नहीं होनी चाहिए। जहां तक जो लोकल ज्वेलर्स हैं उनको मेरे ख्याल से इस बात को समझना चाहिए कि ये देश को अभी जरूरत है इस पैसे की, और इसका कंजम्पशन भी थोड़ा रोकना चाहिए इस हद तक कि आप अगर निवेश करेंगे इक्विटी के अंदर तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे एज कम्पेयर टू गोल्ड जो कहीं भी नहीं गया है। अगर हम डॉलर का डेप्रिसिएशन छोड़ दें, एप्रिसिएशन छोड़ दें, तो गोल्ड के अंदर कुछ रिटर्न ही नहीं है। ऑलराइट शर्मा जी, आपका फेवरेट स्टॉक इस पूरे क्षेत्र में कौन सा होगा, और साथ ही क्या उसमें फिलहाल सही समय है पैसा लगाने का? पूरा जो स्टॉक इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो सबसे अच्छा स्टॉक लगता है वो है टाइटन। टाइटन मैं समझता हूं कि काफी अच्छा परिपक्व इसके वैल्यूएशन से, थोड़ा गिरे तो बाकायदा इसको लेना चाहिए, ले सकते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें जो पूरा जो प्रोसेस है गोल्ड ये सुनारों का, ये एक कमर्शलाइज होने वाला है, किसी तरह से पूरा मार्केट ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है। तो धीरे धीरे ये पूरा बिजनेस उन लोगों के पास चला जाएगा जो ऑर्गेनाइज्ड हैं,
और टाइटन उनमें से एक है जहां पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है टाटा ग्रुप के नाम की वजह से, उनकी क्वालिटी की वजह से। तो ये मैं समझता हूं कि कंपनी जिसका 81% हिस्सा ज्वेलरी से आता है, हम भले ही टाइटन को घड़ी के नाम से जानते हो, लेकिन 81% इसका वहां से आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें गिरावट में निवेश किया जा सकता है इस कंपनी में। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार बंद होने के बाद कुछ स्टॉक से जुड़ी हुई खबरें आई हैं, कुछ स्टॉक से न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट हम कल बाजार पे होता हुआ देखेंगे। एक बार आपको इन तमाम खबरों का राउंड अप देते हैं जो बाजार बंद होने के बाद आई हैं। 28 आपको बता दें यहाँ पर सबसे पहले कि FY19 में भारती एयरटेल राजस्थान में लगभग 9000 नए मोबाइल नेटवर्क साइट्स जोड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि HDFC म्यूचुअल फंड ने गुजरात पीपावाव में सोमवार को 2.01% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी यहाँ पर खरीदी है। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक और HDFC अर्गो जनरल के बीच यहाँ पर करार भी हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें DB रियलिटी के प्रमोटर ने 24 अगस्त को गिरवी रखी लगभग 20.7% हिस्सेदारी यहाँ पर अब छुड़ा भी ली है। और ड्रेजिंग कॉर्प ने FY18 के लिए 20% डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही कोचिन शिपयार्ड ने सरकार को 21 अगस्त को 122 करोड़ का यहां पर डिविडेंड भी दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड ने सरकार को डिविडेंड तो दिया है, लेकिन एक अहम खबर जो हमने बाजार बंद होने के बाद आती हुई देखी है वो ये है कि NSE में हिस्सेदारी बेचने के लिए SBI को जो है मंजूरी मिल गई है। लगभग 3.89% हिस्सेदारी बेचने को यहाँ मंजूरी दी गई है। शर्मा जी, इस आखिरी खबर पे मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। तो जो SBI को मंजूरी मिल गई है NSE में हिस्सेदारी बेचने की, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या स्टॉक पे कल किस तरह का इम्पैक्ट होगा? देखिए, इस वक्त जो बैंक्स हैं वो किसी भी अच्छे समाचार पे ऊपर जाने को उत्सुक हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितना भी उनके पास उनकी जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से इनका जो 3% हिस्सा है ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, लेकिन फिर भी ये बाजार एक सेंटिमेंट में चलता है और इस सेंटिमेंट का इस बात का बाजार पे और पर्टिकुलरली इस स्टॉक प्राइस के ऊपर पॉजिटिव सेंटिमेंट इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अच्छी चीज है। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें कि 28 सितंबर से JSW स्टील निफ्टी 50 में शामिल होगा और साथ ही 28 सितंबर से ल्यूपिन निफ्टी 50 से बाहर होगा। तो ये वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है बाजार से जुड़ी हुई, जो बाजार बंद होने के बाद आई है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजीज़ की ओर जो हमारे जानकार लेकर आए हैं आपके लिए। मुदित गोयल की रणनीति सबसे पहले हम फ्लैश करेंगे और इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 11,700 का स्टॉप लॉस होगा 11,800 के टारगेट के साथ। प्रदीप पोचंदानी भी खरीदारी की ही सलाह आपको दे रहे हैं। 11,700 का स्टॉप लॉस, 11,810 का टारगेट। और स्वाति होटकर की रणनीति भी पेश करेंगे जो खरीदारी की ही सलाह लेकर आई हैं। 11,700 का स्टॉप लॉस, 11,800 का टारगेट, ये भी रेकमेंड कर रही हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे हम लेकर आएंगे रुचित जैन की रणनीति और इन्होंने रेमंड्स में खरीदारी की सलाह दी है। 794 का स्टॉप लॉस होगा 895 के टारगेट के साथ। डेरिवेटिव्स में आपको जिस स्टॉक में फ़ायदा होगा, अजय पुरोहित यहाँ पर वेदांता लेकर आए हैं। 243 243 यहाँ पर टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं और 225 का स्टॉप लॉस खरीदारी की रणनीति वेदांता में। आगे बढ़ते हैं और अब रुख हो गया है, अब रुख करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। शर्मा जी, बताएं वो कौन सी वैल्यू पिक है आपकी जो मुनाफा कमा कर देगी निवेशकों को और आप रेकमेंड कर रहे हैं उसे आज? जी कविता जी, आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूं वो है एक्सिस बैंक। जाना पहचाना नाम है और जो सेक्टर अतुल बता रहे थे उसी का एक मेंबर है। तो ये एक काफी हद तक ये पिछले एक हफ्ते से अगर इसको आप देखें तो लगातार बाजार में स्ट्रेंथ थोड़ी है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा रही है। तो इस पे बहुत मजबूर हो गए लोग इसको देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो टेक्निकल बात की जाए, इसमें करीब जो इसका 3 साल का जो उच्चतम लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है अभी, तो ये 3 साल के ऊपर के लेवल पे निकला है, तो ये बड़ी तेजी करेगा। हमारी कंपनी की एक फंडामेंटल रिपोर्ट भी इस कंपनी पे है और हमारा टारगेट फंडामेंटली 815 का है। अब आप कैसे लें, 660 रुपए का भाव है और ये जहां से निकला है
वो लेवल है करीब 628-630 रुपए। वहां वो जब एक पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, स्टॉक जब उसके ऊपर चला जाता है तो नीचे गिरते हुए वही रेजिस्टेंस जो पहले था अब सपोर्ट का काम करता है। तो 2 टुकड़े में आप ले सकते हैं और ये ऐसा करेंगे तो आपको 25% जैसा नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन हम कारण ढूंढते हैं कि टेक्निकल से अलावा फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल में हमने ये देखा है कि इसके जो एनपीएस हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में घट के आए हैं, लेकिन जो एनुअली अगर हम देखें तो एनपीएस बढ़े हैं। हमारा ये मानना है कि इस वक्त यहाँ पे करीब करीब जो वर्स्ट सिचुएशन इसमें डिस्काउंटेड है। पावर के थोड़ी और दिक्कतें आगे चल के आ सकती हैं एक क्वार्टर के अंदर, लेकिन वो स्टॉक को नीचे लेके नहीं जाएंगी। सबसे बड़ी बात, लीडरशिप यहाँ पे चेंज होगी। दिसंबर 18 से जो एग्जिस्टिंग लीडर हैं वो चेंज होंगे, नया मैनेजमेंट आएगा और जब कभी भी नया मैनेजमेंट आता है तो ऑब्वियसली इस स्टॉक के ऊपर एक नए सिरे से बेट्स लगती हैं कि ये कैसे सीनियर आदमी हैं, कहां से आए हैं और ये किस हद तक इस स्टॉक को लेके जा सकते हैं। तो पूरा जो प्रारूप है, 7 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है एक्सिस की, बहुत ही वेल प्लेस्ड है। तो कोई भी अच्छा अगर घुड़सवार इस घोड़े पे बैठता है तो ये पूरा डर्बी जीत सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। दिल्ली से रितेश अडवाणी का सवाल है और इन्होंने खरीदारी कर रखी है सिप्ला में। 574 इनकी बाइंग प्राइस है। मुनाफे में बैठे हैं शर्मा जी और रुके रहें? मेरे ख्याल से बैठे रह सकते हैं। फार्मा सेक्टर जून के अंदर बॉटम आउट हो चुका है और ये आवाज़ के इस प्रोग्राम में जो 7:30 बजे का है, कई बार हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो गया है और आने वाले साल के अंदर ये सेक्टर सबसे बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे वक्त के अंदर सिप्ला, जिसका 40% हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट से और 60% बाहर से आता है, वेल प्लेस्ड है। आने वाले 2 साल के अंदर करीब इसके अंदर 2 साल के अंदर 50% की वृद्धि इसके नेट प्रॉफिट में हो सकती है। तो ऐसे वक्त में बने रहें, पर जब कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं, स्टॉक पैसे कमाने के लिए तो होते हैं, कभी आवश्यकता हो तो उसको खर्च भी करना चाहिए अपने ऊपर, अपने चहेतों के ऊपर, अपने बड़ों के ऊपर, बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से रजनी व्यास का सवाल। आईटीसी में उन्होंने खरीदारी कर रखी है, 290 इनकी बाइंग प्राइस है और ये भी फिलहाल मुनाफे में बैठी हैं। स्लो मूविंग स्टॉक है थोड़ा शर्मा जी, लेकिन मुनाफे में बैठे हैं। और लंबा रुकना चाहिए या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें? आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लंबी अवधि के लिए रुका जा सकता है और उसके रुकने के कारण ऐसे हैं कि अभी ये तंबाकू पे डिपेंडेंट है। तंबाकू की जो करीब सेल्स है वो करीब आप समझिए नेट प्रॉफिट 85% का तंबाकू से आता है। लेकिन आगे चलते हुए कंपनी का प्रोग्राम है कि ये अपना जो एफएमसीजी बिजनेस है उसको बढ़ाएं और ये 1 लाख करोड़ तक करने की क्षमता, ये टारगेट इनका है 2030 तक। ऐसे माहौल के अंदर इसके अंदर जो ग्रोथ चाहिएगा वो करीब करीब 20% से ऊपर चाहिएगा एफएमसीजी बिजनेस के अंदर। तो ये कंपनी की री रेटिंग होगी। एक तो ऐसे माहौल के अंदर इसको लंबी अवधि के लिए बना रहा जा सकता है। एफएमसीजी जो आमतौर पर एक सेफ सेक्टर समझा जाता है, ये उनमें से ये अंडर प्राइस है औरों के मुकाबले। तो निवेशित रहे, प्रॉफिट को एक्सटेंड करें। ठीक है शर्मा जी, शो को समाप्त करने का समय हो गया है। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? जी, जिन स्टॉक्स की हमने आज बात की उनमें से आईटीसी मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, लेकिन अच्छा है स्टॉक। धन्यवाद समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए शर्मा जी। और कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।